Hi everyone, myself Narayana sir from Saraswati International Academy वापिस। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमारा चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं पार्ट 9 लेक्चर नंबर 9 में, जहां पर हमारा थियोरेटिकल पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर का। सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट जो बचेगा और जिसमें हमारा एक्सरसाइज इंडेक्स एग्जाम्पल तो ऑलरेडी हम साथ में चला ही रहे हैं। तो स्टूडेंट, आज चैप्टर 4 अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो ये पॉइंट्स मतलब कंप्लीट हो जाएगा। बट जब यही चैप्टर हम जेईई नीट के लिए पढ़ेंगे तो वहाँ पर लेक्चर में इनकी डिटेल और ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि अपना पॉइंट जो चल रहा है अकॉर्डिंग टू किसके है, बोर्ड के लिए है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं हम, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आज ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स थियोरेटिकल पार्ट से। सेकेंड लास्ट हेडिंग की बात करता हूँ मैं यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स में पार्ट 9 में, और जो पॉइंट हमारा है वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। सो हेडिंग हमारी होगी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। सो स्टूडेंट, ऑलरेडी हम फेमिलियर हैं, मीन्स कैटलिस्ट का वर्क क्या है, कैटलिस्ट किसी रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट करता है, रेट कांस्टेंट पर क्या उसका इफेक्ट होता है। तो मैं वापस वही पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। इससे पहले भी इसी चैप्टर में इस पॉइंट पर डिस्कशन हुआ था। सो कैटलिस्ट का मीनिंग क्या पाओ, द केमिकल सब्सटेंस that does not consume in chemical reaction, that not consume in chemical reaction. So does not consume in chemical reaction, but in presence of this substance, rate of chemical reaction increase. This substance is called catalyst. सो स्टूडेंट, कैटलिस्ट का पॉइंट इससे पहले भी आपने सुना है। कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो किसी केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, और बट इन प्रेजेंस ऑफ दैट सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन में भी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, बट हम इंक्रीज के लिए ही कॉन्सेप्ट यहाँ दे रहे हैं। एंड देन तो रेट ऑफ रिएक्शन सब्सटेंस का इंक्रीज हो रहा है, और मैं बताऊँ कि रिएक्शन का आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन now that substance remains unchanged with mass and structure। अगर हम बात करें तो मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन catalyst remains unchanged with mass and structure। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, कर सकते हो, इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका मास और स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आती, बट उसका प्रेजेंट रहता है रिएक्शन में। एंड एज एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर राइट कर दूँ, नाउ thermal decomposition of KClO3 पोटेशियम क्लोरेट।
पोटेशियम क्लोरेट ClO3 KClO3 है स्टूडेंट। जब इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हम कराते हैं देन दैट टाइम ये डिकम्पोज होकर 2 मोल ले रहे हैं यहाँ पर और डिकम्पोज होकर 2KCl प्लस थ्राइस O2 प्रोड्यूस करता है। बट जब यही KClO3 का डिकम्पोजिशन हम ऑब्जर्व करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ MnO2, जब MnO2 को ऐड करते हैं उसके पाउडर फॉर्म को ऐड करते हैं देन दैट टाइम रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 नाउ इंक्रीजेस and after completion of reaction when we observe that the amount of MnO2 remains same, मतलब जिस फेज में हमने MnO2 डाला उसी फेज में MnO2 हमें मिल गया। ये बता रहा है कि MnO2 इस रिएक्शन में क्या है स्टूडेंट, कैटलिस्ट है। सो कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है बट बाय मास नहीं करता है, बाय स्ट्रक्चर नहीं करता है, बट वो प्रेजेंट रहता है, बट उसके प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसे हम वर्ड देते हैं कैटलिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन by decreasing energy of activation। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी रिएक्टेंट को सप्लाइड की जाती है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन जो रिएक्टेंट होता है सब्सटेंस होता है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। So the excess energy that must be supplied to the reactant, now due to this, now reactant undergoes chemical reaction is called energy of activation and it is denoted by student EA. So energy of activation बहुत excess है तो rate of reaction slow हो जाता है या तो होता ही नहीं, क्योंकि excess energy of activation हो गई तो reactant के बीच में टकराव होगा, कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद रिएक्टेंट एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो पहला पॉइंट मैं बता दूं कि रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पार्टिकल या मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन नेसेसरी है। ऐसे में कोलिजन के बाद अगर रिएक्टेंट एक दूसरे से स्टिक कर जाए, बॉन्ड बनाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अगर वो कोलिजन के बाद एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए, तो दैट्स क्लियर है कि ऐसे फेज में कोलिजन तो होगा रिएक्टेंट के बीच में बट प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो कोलिजन इफेक्टिव हो, टकराने के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदले, उसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लो होनी चाहिए। नेक्स्ट, कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता बट एक इंटरमीडिएट फेज जनरेट करता है। जैसे मैं एज ए कैटलिस्ट फॉर्म इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। कैसे? सपोज दैट R इज द रिएक्टेंट, चेंज हो रहा है इनटू प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ C कैटलिस्ट। तो इसका रियल मैकेनिज्म होगा R प्लस C एंड नाउ गिव्स I, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड complex, or then after it get converted in product and catalyst is released. So like a lock and key theory. So student, now mechanism जो वर्क कर सकते हैं कि कैटलिस्ट का होता है according to lock and key theory. Like a particular lock now opened by its key, that key is useless for other lock. Now same way one catalyst useful for the one reactant, this catalyst useless for other reaction. So here that catalyst like a key, हम क्या करते हैं स्टूडेंट, लॉक को ओपन करने के लिए की को हम क्या करते हैं उसके अंदर ले जाते हैं। तो ये आ गया, हमने इसको रोटेट करा दिया थोड़ा सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन आफ्टर आप की रिमूव नहीं कर सकते, दैट इज द इंटरमीडिएट फेज। एंड देन आफ्टर जब लॉक हम किस प्रोसेस के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, ओपन करने या क्लोज करने के लिए, जब ओपन या क्लोज हो जाएगा देन दैट टाइम की रिमूव हो जाती है। तो द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज सिमिलर लाइक टू द लॉक एंड की थ्योरी। एंड देन आफ्टर
नाउ कैटलिस्ट से एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट होता है क्या? एक ऐसा इंटरमीडिएट कंपाउंड जिसकी लाइफ बहुत कम होती है, छोटी होती है, बट एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। एज वी नो दैट नाउ व्हेन एनर्जी ऑफ द एनी काइंड ऑफ कंपाउंड इज इंक्रीजेज देन स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। सो दैट्स क्लियर है कि यहाँ पर इसकी लाइफ बहुत छोटी है, राइट, अनस्टेबल है, एंड आफ्टर सम टाइम्स गेट कन्वर्टेड इन प्रोडक्ट। सो कैटलिस्ट के इफेक्ट के लिए मैं यहाँ बाई डायग्राम भी इस पॉइंट को दिखाया जाएगा। रिएक्शन कोऑर्डिनेशन, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेशन हो गया स्टूडेंट। एंड देन ये पॉइंट्स हो गई पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पर दो फेज दिख रहे हैं, एक ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है रिएक्शन का, और एक ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और यहाँ पर ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट, हाई एम्पलीट्यूड दिख रहा है, और ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विथ कैटलिस्ट। और मैंने अभी बताया कि जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लो होगी तो देन रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि रिएक्टेंट कोलाइड होते जाएंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो ये एम्पलीट्यूड लेस बना विथ कैटलिस्ट, जो बता रहा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है। ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की लाइफ डिपेंड करती है एनर्जी बैरियर पर। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का एनर्जी बैरियर हाई है, मतलब इसकी लाइफ ज़्यादा है, रिएक्शन स्लो होगा। एंड देन ये पॉइंट्स हो गए। एंड देन आफ्टर मैं आपको बता दूं कि कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ Kc। किसी रिएक्शन में अगर रिवर्सिबल है तो पहला पॉइंट तो रिवर्सिबल रिएक्शन पर एप्लीकेबल है, और जब यहाँ पर कैटलिस्ट जो Kc होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। जो रिएक्शन लॉन्ग टाइम में इक्विलिब्रियम स्टेट गेन करने वाला था वो शॉर्ट टाइम में गेन कर लेता है। नेक्स्ट, कैटलिस्ट आल्सो डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी दैट इज कॉन गिव्स फ्री एनर्जी। तो गिव्स फ्री एनर्जी को भी कोई चेंज नहीं लाता, गिव्स फ्री एनर्जी पर भी कोई चेंज नहीं लाता। तो कैटलिस्ट कह सकते हो कि सिर्फ रिएक्शन जो हो रहा है उसकी टाइम ड्यूरेबिलिटी जो होती है, कह सकते हो उसको रिड्यूस करता है, टाइम पीरियड को रिड्यूस करता है, जिससे रिएक्शन जो लॉन्ग टाइम में कंप्लीट होने वाला है वो शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो जाता है। एंड वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, फ्री एनर्जी पर कोई चेंज नहीं लाएगा। सारा प्रोसेस हमने एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट। ये हो गया डेफिनेशन, ये एग्जांपल, और यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो इंटरमीडिएट बनता है ये बाई ग्राफ आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। और ये इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट कह सकते हैं Kc और डेल्टा जी दोनों का इफेक्ट नहीं करता। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट हम जिन स्टडी करेंगे, लास्ट हेडिंग है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो स्टूडेंट बात करते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन की, और तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट को भी पढ़ेंगे तो थोड़ा डिफरेंट होगा। जब हम इसको नीट जेईई के लिए पढ़ते तो थोड़ा टॉपिक चेंज हो जाता है, मीन्स पॉइंट वही रहता है, सिर्फ हेडिंग चेंज हो जाती है, थोड़ी नंबर ऑफ हेडिंग बढ़ जाती है इसमें। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन है क्या, और इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर? तो कोलिजन थ्योरी पहले दिया कि साइंटिस्ट ने, कोलिजन theory of chemical reaction, collision theory of chemical reaction was given by scientist
by scientist Max Tods and William Lewis in 1916 to 18, and then after it is based on kinetic theory of gases, molecules. According to this theory, reactant molecules contain reactant molecule is a hard sphere अकॉर्डिंग टू दिस थ्री क्या होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल स्टूडेंट एक हार्ड स्फीयर कंटेनिंग सब्सटेंस है, हार्ड स्फीयर कंटेनिंग सब्सटेंस that collide to each other for a chemical reaction. Collide to each other for a chemical reaction. सो कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट किस साइंटिस्ट ने मैक्स टॉड्स एंड विलियम लेविस ने दिया, और इस थियरी के अकॉर्डिंग होता क्या है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने एक्सपेक्ट दिया, क्या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंप्लीट स्फीयर है बट इनका एक्सटर्नल सरफेस बहुत हार्ड है, फिर भी ये रिएक्शन होने के लिए इनके बीच में कोलिजन नेसेसरी है। तो मेन पॉइंट जो मिला हमें यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, according to this theory, collision is necessary between reactant molecules. तो ओवरऑल पॉइंट समझने से ये मिला कि कोलिजन थ्योरी ये बता रहा कि रिएक्शन होने के लिए, प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन नेसेसरी है, बगैर इसके पॉसिबल नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी नाउ कोलिजन इज नेसेसरी बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर अ केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन होने के लिए, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए कोलिजन कंपल्सरी है। तो इस पॉइंट कोलिजन हो गया हमारा, एंड देन हमें बताना कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड per unit volume is called collision frequency. सो ओवरऑल पॉइंट स्टडी करने से एक ही चीज़ पता चल रही है कि रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन कंपलसरी है, और वो कोलिजन किस वे है, उस कोलिजन फ्रीक्वेंसी को मेजर किया गया। कोलिजन फ्रीक्वेंसी दैट इज डिनोटेड बाय Z. And then according to Boltzmann equation, now K is equal to, जो पॉइंट्स यहाँ पर होगा Z E रेस्ट पावर E by RT, ये इक्वेशन है हमारा। एंड सेम इक्वेशन हमने राइट किया किसके लिए, फॉर Arrhenius equation, K is equal to A raised power E A by RT.
where E energy of activation are gas constant, clear, where R is a gas constant, T temperature, Z collision frequency, A pre-exponential फैक्टर। इससे ये क्लियर हो रहा है कि A इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर Z। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रही हैं हमें। सो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपको ये राइट करने का टारगेट क्या है, अगर हम किसी रिएक्शन पर इनको अप्लाई करते हैं और एक ही रिएक्शन पर हम Z और A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और ऐसे केस में अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो क्लियर है कि ये रिएक्शन में रिएक्टेंट टकराएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब प्रोडक्ट के बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए इस इक्वेशन में हमने बोल्ट्जमैन इक्वेशन में एक न्यू फैक्टर ऐड किया, P(Z)e⁻⁴ student, and their P is called प्रोबेबिलिटी फैक्टर। मतलब जब ये कंडीशन जनरेट होगी तो समझ लेना कि ऐसे रिएक्शन में रिएक्टेंट टकराकर प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है। तो कोलिजन थ्योरी से आप तक यही पता चला हम लोगों को कि कोलिजन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कंपलसरी है। दूसरा पॉइंट, जो कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, ये दोनों कोलिजन फ्रीक्वेंसी बताएंगे आपको। इसके अलावा पॉइंट्स क्या है, उन पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का क्या रोल है और रिएक्शन में। तो स्टूडेंट, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन से क्लियर हो गया है, इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया कि कोलिजन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन के होने के लिए कंपलसरी है, पहला पॉइंट। बट सेकंड पॉइंट है कि कोलिजन हो बट ये कंपलसरी नहीं है कि हर कोलिजन के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। क्या होंगे, कौन से होंगे या नहीं होंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे आप हम। तो इस डिस्कशन में चलेंगे, बट it is not compulsory that after all collision reactant converted इनटू प्रोडक्ट। बट ये भी ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट कि हर कोलिजन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। इफ आफ्टर कोलिजन रिएक्टेंट converted into product is called effective collision। जिन कोलिजन के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते उसे वर्ड देते क्या, इफेक्टिव कोलिजन। मीन्स इफेक्टिव कोलिजन होगा, इफेक्टिव का अदर नेम हम राइट करते हैं fruitful collision। So if after collision reactant converted in product is called fruitful collision। Clear? For a fruitful or effective collision, a minimum certain energy, for effective collision a minimum certain energy required to the
a minimum certain energy required to the reactant is called threshold energy. सो थ्रेशोल्ड एनर्जी है क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी किसी रिएक्टेंट के पास वो मिनिमम सर्टेन एनर्जी जिससे रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ये हो गया कि पहला पॉइंट ये हो गया कोलिजन थ्योरी, कोलिजन नेसेसरी बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। सेकंड पॉइंट ये भी क्लियर हो गया कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट आफ्टर ऑल कोलिजन रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड इन प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट में कोलिजन के बाद प्रोडक्ट में बदलना है तो उसके लिए एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हम वर्ड देते हैं स्टूडेंट क्या, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर ये एनर्जी है तो रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड देन आफ्टर collision must be occurs in proper direction. सो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात और करते हैं कि अगर हमारे पास कोलिजन नेसेसरी हो गया, कोलिजन के बाद प्रोडक्ट में बदले, उसके लिए क्या चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड के बाद भी ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, तो इस एनर्जी के बाद कोलिजन मस्ट बी अकर इन प्रॉपर डायरेक्शन। व्हाट प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, प्रॉपर डायरेक्शन मीन्स हर रिएक्टेंट का एक एक्टिव साइट होता है। एक्टिव साइट जहां से रिएक्शन अगर टकराएंगे तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक्टिव साइट मतलब दो रिएक्टेंट आपस में टकराएं, प्रोडक्ट बने, इसलिए दोनों रिएक्टेंट के एक्टिव साइट मिलने चाहिए। एक्टिव साइट वर्ड क्या है? एक्टिव साइट वर्ड क्या है कि लाइक जैसे हम क्या करते हैं, चलो अपने व्हीकल्स लेते हैं, हम जाते हैं पेट्रोल पंप पर, अगर हम उसमें पेट्रोल डालना है तो क्या करेंगे, हम उसकी टंकी के वाल्व को खोलते हैं, न कि आप उनके साइलेंसर में, क्योंकि वहाँ से आपकी बाइक स्टार्ट होने वाली नहीं है। तो उसका एक्टिव साइट कहाँ है, उस पेट्रोल टंकी का क्या है, वाल्व है, तो वो एक्टिव साइट हो गया। मतलब यहाँ भी है, रिएक्टेंट के पास एक्टिव साइट है, अगर वो एक्टिव साइट आपस में टकराएंगे नहीं तो ये एनर्जी होने के बाद भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। सो कोलिजन मस्ट बी अकर इन प्रॉपर डायरेक्शन। व्हाट प्रॉपर डायरेक्शन और क्या इंफॉर्मेशन हमें देता है, लाइक एग्जाम्पल मैं राइट कर रहा हूं, N2 + O2 इन वेयर, एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, 79% नाइट्रोजन है, बट इनके बिटवीन आज तक एटमॉस्फेयर में उस रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होता, जबकि इनके फ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, ये आपस में टकराते रहते हैं, बट इनके बीच में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आज तक नहीं हुआ, क्योंकि इनमें कोलिजन प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं हुआ। एज एग्जाम्पल मैं एक और ले रहा हूँ अपन, एंड मैंने यहाँ राइट कर दिया नो रिएक्शन स्टूडेंट। लाइक सेकेंड एग्जाम्पल, NO2 + NO2 gives N2O4। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके मालिक्यूल, ये नाइट्रोजन के मालिक्यूल्स हो गए, ये किसके हो गए, दोनों ऑक्सीजन के हो गए। इसका NO2 हो गया, दूसरा हो गया आपको एक और नाइट्रोजन मालिक्यूल्स हो गया, ये ऑक्सीजन हो गए और ये नाइट्रोजन। दोनों के एक्टिव साइड बॉन्ड कहाँ बनेगा, दोनों टकरा के N2O4 बनेंगे तब जब दोनों का नाइट्रोजन एटम आपस में टकराएगा। तो यहाँ पर कोलिजन हुआ और मैंने दिखा दिया कि ये दोनों नाइट्रोजन एटम आपस में बॉन्ड बना लिए और इनसे कौन हो गया, ये इनसे हो गया ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, दैट इज N2O4। बट यहीं पर मैं ये दिखा दूं कि ये नाइट्रोजन है प्लस ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन।
अब कौन टकरा रहा है यहाँ पर? नाइट्रोजन से कोलाइड करने वाला जो पार्टिकल है वो कौन है? ऑक्सीजन। अब यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में कोलिजन हो रहा है तो हमें लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन, क्योंकि NO2 NO2 टकराते हैं तो NN के बीच में बॉन्ड बनता है तो दोनों नाइट्रोजन एटम का टकराना जरूरी है। दैट इज द प्रॉपर डायरेक्शन। और ये कैसा है? इम्प्रॉपर डायरेक्शन। इम्प्रॉपर डायरेक्शन। एज एग्जाम्पल मैं एक और जा रहा हूँ, यहाँ पर हम बात करेंगे टेक्सो के एग्जाम्पल की। क्लियर? तो टेक्सो के एग्जाम्पल में जाएं तो हमें मिथनॉल और मिथाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पर। सो स्टूडेंट, या मिथाइल ब्रोमाइड का, यहाँ पर हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड है, मतलब H और H। ये टकरा रहा है किससे? OH से। कोलिजन दो टाइप का होगा। कैसा होगा? वन इज द प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ वर्ड। प्रॉपर डायरेक्शन ये बता रहा है कि इनके कोलिजन के बाद इनमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, मतलब Br रिप्लेस होगा बाई OH न्यूक्लियोफाइल और ये प्रोडक्ट बना बाय रिमूवल ऑफ Br माइनस। बट यहां पर मैंने राइट कर दिया इम्प्रॉपर डायरेक्शन, इम्प्रॉपर डायरेक्शन, और यहां लिखूंगा मैं नो प्रोडक्ट। सो स्टूडेंट, इससे समझ गए होंगे। तो कोलिजन थियरी ऑफ केमिकल रिएक्शन का पॉइंट्स क्या है और यहाँ पर इनके क्या क्या मेन पोस्टुलेट्स हैं ये भी आप समझ गए होंगे। तो कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन वंस अगेन मैं रिमाइंड करा दूं आपको, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक समझाया गया है आपको। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन नाउ वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट मैक्स टॉर्च एंड विलियम लुईस। नेक्स्ट पॉइंट, इनके कंक्लूजन की बात करें तो इसमें बताया गया कि जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं वो हार्ड स्फीयर कंटेनिंग सब्सटेंस है, फिर भी आपस में वो कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। कोलिजन होना जरूरी नहीं है। फिर वहाँ बताया गया कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट आफ्टर ऑल कोलिजन रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड इन प्रोडक्ट। ये जरूरी नहीं कि जो टकराए वो प्रोडक्ट बनाएंगे। टकरा के प्रोडक्ट बनाने के लिए एक मिनिमम सर्टेन एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी होने के बाद भी प्रोडक्ट बने गारंटी नहीं है, उसके लिए कोलिजन मस्ट बी अकर इन प्रॉपर डायरेक्शन। सो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर हैं। पहला, कोलिजन थ्योरी का कोलिजन इज नेसेसरी बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। स्टूडेंट क्या करेंगे? आप राइट करेंगे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट है कोलिजन मस्ट बी अकर इन प्रॉपर डायरेक्शन and minimum certain energy required for the proper direction of collision threshold energy, and it is not compulsory that after all collision reactant can be converted in product. If after collision reactant can be converted in product is called effective collision or fruitful collision. तो मैंने नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया है, N2O4 का एग्जांपल लिया। सो ये 4 पॉइंट हमें क्या करना पूरी थ्योरी को समझने के लिए। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो क्या कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है? पहला, कोलिजन इज नेसेसरी बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। दूसरा, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट आफ्टर ऑल कोलिजन रिएक्टेंट कन्वर्टेड इन प्रोडक्ट। इफ कोलिजन आफ्टर कोलिजन रिएक्टेंट कन्वर्टेड इन प्रोडक्ट इज कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। सो पहला पॉइंट है कोलिजन होना चाहिए, दूसरा इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, तीसरा इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट? थ्रेशोल्ड एनर्जी। पहला पॉइंट है कि इनके बिटवीन कोलिजन नेसेसरी है, राइट। दूसरा, कैसा कोलिजन हो? इफेक्टिव कोलिजन हो। और इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या एनर्जी चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद कोलिजन मस्ट बी अकर इन प्रॉपर डायरेक्शन। कोलिजन मस्ट बी अकर इन प्रॉपर डायरेक्शन। सो स्टूडेंट,
आज लेक्चर नंबर 9 मीन्स पार्ट 9 में केमिकल काइनेटिक्स के थियोरेटिकल पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, बट मैंने आपको एक बार वंस अगेन मैं रिमाइंड करा दूं कि ये बोर्ड के पॉइंट आप जिससे पढ़ाया गया है, और जब आप जे नीट के लिए पढ़ेंगे इसको तो जे नीट के क्लास में अपने स्कूल के देखेंगे वहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना, राइट, एंड अदर भी टॉपिक हैं जिसके अंदर आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना। क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट इसमें एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है, उसको भी बताया जाएगा। तो थोड़े थोड़े पॉइंट जो एक्स्ट्रा है वो न्यूमेरिकल के साथ एक्सप्लेन किए जाएंगे। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।